ये कहानी है सूजन और एडवर्ड की, और इस फिल्म में दो कहानियां एक साथ चल रही होती है। एक वास्तविक दुनिया की जहां पे सूजन और एडवर्ड की कहानी दिखाई जाती है, और दूसरी ऐसी कहानी जो एक उपन्यास में चल रही होती है जिसे सूजन पढ़ रही होती है। तो पहले सूजन और एडवर्ड की कहानी जानते हैं, उसके बाद उपन्यास की कहानी पे जाएंगे ताकि चीजें कॉम्प्लिकेटेड ना हो। एडवर्ड और सूजन कॉलेज फ्रेंड्स हैं। सूजन अब न्यूयॉर्क में रहती है और एडवर्ड जो है टेक्सास में रहता है। कॉलेज के बाद इन दोनों ने एक दूसरे को बहुत दिनों से नहीं देखा है। एक दिन सूजन रास्ते पे जा रही होती है, तभी उसकी मुलाकात अचानक एडवर्ड से होती है। वो एडवर्ड को देख करके चौंक जाती है और पूछती है कि तुम यहाँ न्यूयॉर्क में क्या कर रहे हो। तब एडवर्ड बताता है कि वो एक स्कॉलरशिप के इंटरव्यू के लिए न्यूयॉर्क आया हुआ है। उसके बाद दोनों एक दूसरे का हाल चाल पूछते हैं कि अभी वो क्या कर रहे हैं और आगे क्या करना चाहते हैं। उसके बाद सूजन उससे पूछती है कि क्या तुम मेरे साथ डिनर पे चलना चाहोगे, और एडवर्ड बोलता है कि हाँ, क्यों नहीं, और दोनों डिनर पे चले जाते हैं। जब दोनों डिनर कर रहे होते हैं तब एडवर्ड सूजन को बताता है कि कॉलेज के दिनों में वो सूजन को बहुत ही ज्यादा पसंद करता था और इसीलिए वो सूजन के भाई के साथ रहता था ताकि वो सूजन को देख सके और सूजन के साथ रह सके। और तब सूजन जो है एडवर्ड को बताती है कि वो भी कॉलेज में एडवर्ड को बहुत ही ज्यादा पसंद करती थी, लेकिन उसे लगता था कि एडवर्ड उसके भाई को पसंद करता है, इसलिए वो कभी एडवर्ड और उसके भाई के बीच नहीं आई। उसके बाद एडवर्ड बताता है सूजन को कि उसकी आंखें कितनी खूबसूरत है और उसकी आंखें बिल्कुल उसकी माँ की तरह है। तब सूजन कहती है कि आंखों तक ठीक है, लेकिन ये मत कहना कि मैं अपनी माँ की तरह हूँ। और इन बातों के दौरान दोनों में एक कनेक्शन बनता हुआ नजर आता है। और अंत में सूजन एडवर्ड से पूछती है कि क्या तुम मेरे साथ घर चलना चाहोगे, और एडवर्ड बोलता है हाँ, क्यों नहीं। और उसके बाद दोनों साथ रहना शुरू कर देते हैं। उसके थोड़े दिनों बाद दोनों डिसाइड करते हैं कि अब उन्हें शादी कर लेनी चाहिए। उसके बाद जब सूजन अपनी माँ को इस शादी के बारे में बताती है तो उसकी माँ बिल्कुल इस शादी के खिलाफ हो जाती है। वो बोलती है कि तुम इसके साथ शादी करके अपनी जिंदगी खराब करोगी, और ये बात कहती है कि एडवर्ड एक अच्छा लड़का है, लेकिन एडवर्ड बहुत ही कमजोर लड़का है और तुम जो हो बहुत ही मजबूत लड़की हो, इसलिए तुम दोनों की कभी नहीं बनेगी। और उसके बाद भी सूजन की माँ उसको बहुत तरीके से समझाती रहती है, बहुत सारे तर्क देती रहती है कि तुम उससे शादी मत करो, लेकिन सूजन फाइनली जो है एडवर्ड से शादी कर लेती है। शादी के बाद एक दिन सूजन जो है एडवर्ड की लिखी हुई कुछ चीजें पढ़ रही होती है, और पढ़ने के बाद वो बताती है कि अगर मैं तुम्हें सच्चाई बताऊं तो ये बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगा मुझे। तुम्हें अपने बारे में नहीं, किसी और चीज के बारे में लिखनी चाहिए अगर तुम्हें एक अच्छा राइटर बनना है तो। और इस बात पे दोनों में झड़प होने लगती है और यहीं से उनके रिश्ते में खटास आनी शुरू हो जाती है। और तभी सूजन की जिंदगी में होटल मेरो नाम का एक चार्मिंग सा लड़का आता है, और उसके बाद सूजन को लगता है कि वो उसके लिए परफेक्ट है। और फिर वो एडवर्ड को बोलती है कि मैं तुमसे अलग होना चाहती हूँ, क्योंकि हम दोनों एक दूसरे से बहुत ही अलग हैं, हम कभी एक साथ सुखी नहीं रह सकते हैं। और वो एडवर्ड से कहती है कि वो हकीकत की दुनिया में जीना चाहती है, लेकिन तुम जो हो सपनों की दुनिया में जीते हो, इसलिए हम दोनों का कोई मेल नहीं है। और वो कहती है कि तुम जैसे मुझे पसंद करते थे मैं वैसी बनना चाहती थी, लेकिन अब मैं और वैसी नहीं बनना चाहती। मैं ऐसी बनने की कोशिश कर रही थी जैसे तुम मुझे अपने ख्यालों में देखते हो, लेकिन अब मुझसे ऐसा और नहीं होगा, मैं ऐसा और नहीं कर सकती। और उसके अंत में वो कहती है कि तुम बहुत ही अच्छे हो, तुमने कभी मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं दी, लेकिन हम दोनों एक दूसरे के लिए सही नहीं हैं, हम दोनों एक दूसरे के लिए परफेक्ट नहीं हैं, इसलिए हम दोनों को अलग हो जाना चाहिए। और वो दोनों एक दूसरे से अलग हो जाते हैं। लेकिन एडवर्ड को सबसे ज्यादा बुरा तब लगता है जब उसको पता चलता है कि सूजन प्रेग्नेंट थी और उसने अब अबॉर्शन करवा लिया है। और उसके बाद सूजन को लगता है कि इस बात की भनक जो है कभी भी एडवर्ड को नहीं लगेगी। लेकिन जैसे ही सूजन हॉस्पिटल से बाहर निकलती है वो देखती है कि एडवर्ड बाहर ही खड़ा है और उसने सारी चीजें देख ली हैं, और वहां से दोनों एक दूसरे को कभी नहीं देखते। लेकिन ठीक उसके 19 साल बाद सूजन को एक दिन एडवर्ड का पार्सल मिलता है, जिसमें एडवर्ड ने अपने नोवेल की पहली कॉपी सूजन को भेजी होती है, और उसमें एक लेटर भी उसने रखा होता है जिसमें लिखा होता है कि सूजन, तुमसे मुझे प्रेरणा मिली है ऐसे नोवेल लिखने की, क्योंकि ये नोवेल जो है मेरी बाकी नोवेल से बिल्कुल ही अलग है। तो मैं चाहता हूँ कि तुम इस नोवेल को पढ़ो, और इसको पढ़ने के बाद अगर तुम्हें मुझसे बात करनी हो तो मैंने इस चिट्ठी में अपना ईमेल और नंबर लिख रखा है, क्योंकि अगले कुछ दिनों में मैं तुम्हारे शहर एले आ रहा हूँ। पिछले 19 सालों में सूजन के साथ भी बहुत कुछ बदल गया है। सूजन की एक बेटी है और अब सूजन बहुत ही ज्यादा अकेली रहती है, और सूजन को धीरे धीरे इस बात का एहसास हो गया है कि उसका पति अब उसमें ज्यादा इंटरेस्ट नहीं लेता, और उसके साथ साथ उसको इस बात का भी पता चलता है कि उसके पति का कहीं अफेयर चल रहा है। सूजन हर रात अकेली होती है, लेकिन अब उसके पास एक नोवेल है जिसे वो पढ़ना शुरू करती है। नोवेल की कहानी एक आदमी के बारे में है जिसका नाम है टोनी, जो अपनी वाइफ लॉरा और अपनी बेटी इंडिया के साथ मार्फा जा रहा होता है। ड्राइव करते करते उनको रात हो गई होती है और बीच रात में वो टेक्सास के सड़कों पे होते हैं, और टोनी की बेटी इंडिया जो है सिर्फ मोबाइल चलाती जा रही होती है। इस बात पे जो है टोनी उसको बोलता है कि तुम अपना मोबाइल रख दो, तुम इतना मोबाइल क्यों चला रही हो। तब इंडिया कहती है कि देखो पापा, आपके कहते ही मेरे फोन से नेटवर्क चला गया। और फिर उसके बाद ये लोग ड्राइव करना शुरू कर देते हैं। ड्राइव करने के थोड़ी देर बाद इन्हें दो गाड़ियां दिखाई पड़ती हैं, वो भी सड़क के बीचों बीच, जिन्होंने एकदम से रास्ता ब्लॉक कर रखा होता है और वो टोनी की गाड़ी को आगे नहीं बढ़ने देते हैं।
फिर भी किसी तरीके से टोनी कोशिश करने के बाद उनको ओवरटेक करके आगे निकल जाता है और इस बात पे इंडिया को बहुत गुस्सा आता है और वो उन लोगों को मिडिल फिंगर दिखाती है, जिस बात पे उसकी माँ कहती है कि तुमने ये बिल्कुल ही गलत किया है, तुम ऐसा मत करो, इस बात से वो भड़क सकते हैं। और होता बिल्कुल ही ऐसा है, वो भड़क जाते हैं और उसके बाद वो इनका पीछा करने लगते हैं और पीछा करते करते वो जो है अपनी गाड़ियों को इनकी गाड़ियों से टकराने लगते हैं और टकराते टकराते वो गंदी गंदी गालियाँ बक रहे होते हैं और इन्हें कहते हैं कि तुम लोग अपनी गाड़ी अभी के अभी साइड पे लगाओ। लेकिन टोनी अपनी पूरी कोशिश करता है कि वो कैसे भी यहाँ से निकल सके, लेकिन वो लोग भी हार नहीं मानते और वो लोग इनकी गाड़ियों से गाड़ियाँ टकरा रहे होते हैं। टकराते टकराते अचानक टोनी की गाड़ी जो है रोड से नीचे उतर जाती है और टोनी की गाड़ी का टायर पंचर हो जाता है और उसे ना चाहते हुए भी गाड़ी रोकनी पड़ती है। जब टोनी की गाड़ी रुकती है तो उसके बाद वो अपनी भी गाड़ी रोकते हैं और उसके बाद उनकी गाड़ी से एक आदमी निकल करके बाहर आता है और टोनी को बोलता है कि तुम पागलों की तरह गाड़ी क्यों चला रहे थे, तुम्हें मेरे साथ जो है पुलिस स्टेशन चलना पड़ेगा, तुम अभी गाड़ी से उतरो। तब टोनी बोलता है कि ठीक है, मैं अपनी गलती मानता हूँ, मैं तुम्हारे साथ पुलिस स्टेशन चलने को तैयार हूँ, लेकिन तुम अपनी गाड़ी से चलो, मैं अपनी गाड़ी से चलता हूँ। उसके बाद भी उन दोनों के बीच थोड़ी सी झड़प होती है। उसके बाद वो आदमी बोलता है कि चले जाओ यहाँ से, तुम अपनी गाड़ी लेकर के जल्दी निकलो। उसके बाद टोनी अपनी गाड़ी स्टार्ट करके जैसे ही वहाँ से निकलना चाहता है, उसे पता चलता है कि उसकी गाड़ी का टायर बुरी तरीके से पंचर हो चुका है और वो चाह करके भी अपनी गाड़ी को लेकर के नहीं जा सकता है। तब वो लोग बोलते हैं कि हम एक काम करते हैं, हम तुम्हारी गाड़ी का टायर जो है बदल देते हैं ताकि तुम हमारे साथ पुलिस स्टेशन चल सको। और वो टोनी की गाड़ी का टायर जो है बदलने लगते हैं और टायर बदलते टाइम बोलते हैं कि तुम लोगों को गाड़ी से अब तो बाहर उतरना ही पड़ेगा क्योंकि हमें टायर चेंज करना है। और इस बात को सुनने के बाद टोनी और उसकी फैमिली बाहर चली आती है गाड़ी से। उसके बाद वो गाड़ी का टायर चेंज कर देते हैं और उसके बाद फिर उनसे बदतमीजी करने लगते हैं और बदतमीजी करते करते बोलते हैं कि अब चलो पुलिस स्टेशन, लेकिन अलग अलग। तुम्हारी बीवी और तुम्हारी बेटी हमारी गाड़ी में जाएंगी और तुम और तुम्हारे साथ एक हमारा आदमी तुम्हारी गाड़ी में जाएगा। और इस बात पे टोनी बहुत ही ज़्यादा गुस्सा होता है और वो उनको मनाने की कोशिश करता है, लेकिन वो लोग जो है टोनी को पीटते हैं और उसके बाद ज़बरदस्ती उसकी वाइफ और उसकी बेटी को लेकर के दूसरी गाड़ी में चले जाते हैं। और उसके बाद उनका एक आदमी जो है टोनी को बोलता है कि तुम गाड़ी चलाओ, मैं तुम्हें जहाँ बताता हूँ तुम वैसे वैसे गाड़ी चलाते रहो। और टोनी गाड़ी चलाने लगता है और उसे एक आदमी इंस्ट्रक्शन दे रहा होता है कि तुम यहाँ चलो, तुम वहाँ चलो। लेकिन टोनी जब गाड़ी चला रहा होता है तो उसे दूर दूर तक दूसरी गाड़ी दिखाई नहीं पड़ती है जिसमें उसकी वाइफ और उसकी बेटी होती है। और टोनी बार बार यही सवाल पूछता है कि वो लोग कहाँ गए। और वो आदमी बोलता है कि तुम चुपचाप गाड़ी चलाते रहो, मैं तुम्हें जैसा बोलता हूँ वैसे तुम गाड़ी चलाते रहो। उसके बाद वो आदमी जो है टोनी को एक वीरान जगह पर लेकर के जाता है और उसको वहाँ पे पीटता है और छोड़ देता है। और उसके बाद टोनी वहाँ से निकलने की कोशिश कर रहा होता है, तभी उसे एक गाड़ी आती हुई दिखाई पड़ती है। उसके बाद टोनी जाकर के छिप जाता है और वो लोग आते हैं और फिर से टोनी को ढूंढने लगते हैं और उसका नाम चिल्लाने लगते हैं कि तुम चलो, तुम्हारी वाइफ और तुम्हारी बेटी तुम्हें ढूंढ रही है। लेकिन टोनी इस बात को समझ जाता है कि ये लोग मुझे यहाँ पे मारने के लिए आए हैं, अगर मैं बाहर निकला तो ये लोग मुझे मार देंगे। इसलिए टोनी जो है पत्थरों के पीछे छुपा रहता है और वो उनके सामने नहीं आता है। और वो लोग टोनी को थोड़ी देर ढूंढने के बाद वहाँ से चले जाते हैं। उसके बाद सुबह सुबह टोनी जो है उस पत्थरों के बीच से बाहर निकलता है और सड़क पे चलते चलते वो रोड पे आने की कोशिश करता है। और वहाँ पे आने के बाद एक फैमिली के पास जाता है और उनका फ़ोन इस्तेमाल करके वो पुलिस को इत्तला करता है। उसके बाद पुलिस जो है टोनी को पुलिस स्टेशन ले जाती है और उससे पूछताछ करती है कि आखिर क्या हुआ था और टोनी उनको पूरी बात बताता है। उसके बाद टोनी की मुलाकात होती है बॉबी एंडीज से। बॉबी एंडीज जो है वहाँ का सबसे बढ़िया कॉप होता है और वो केस जो है इसी के निगरानी में चल रही होती है। उसके बाद बॉबी एंडीज बोलता है कि तुम बताओ कि तुम्हारे साथ ये वारदात कहाँ पे हुई। उसके बाद बॉबी एंडीज टोनी को अपनी गाड़ी में बैठाता है और बोलता है कि तुम दिखाओ कि तुम्हारे साथ ये वारदात कहाँ पे हुआ। और टोनी उसको उस जगह पे लेकर के जाता है और जैसे ही टोनी उस जगह पे पहुंचता है, वहाँ का दृश्य देखने के बाद टोनी के होशो हवास उड़ जाते हैं। वो देखता है कि उसकी वाइफ और उसकी बेटी को बिना कपड़ों के ऐसे ही फेंक दिया गया है। दोनों को एक सोफे पे जो है नंगा लिटा दिया गया है। फिर बॉबी एंडीज उनके पास जाता है और शनाख्त करने के बाद बताता है कि इन दोनों को मार दिया गया है, ये दोनों मर चुके हैं। और ये सारे दृश्य देखने के बाद टोनी एकदम से टूट सा जाता है। उसके कुछ दिनों के बाद जो है उन दोनों की पोस्टमार्टम रिपोर्ट आती है। तब बॉबी टोनी को बताता है कि उन दोनों को किस बेरहमी के साथ मारा गया है। उन्हें किसी हथौड़े या फिर बेसबॉल से जो है उनके सर पे मार मार के उन्हें मार दिया गया है और उसके साथ साथ उन दोनों के साथ रेप हुआ है। जब जब इन बातों को टोनी सुनता है वो टूटता सा जाता है। और तब बॉबी उन्हें बताता है कि उन्हें कुछ लीड मिला है, फिंगरप्रिंट्स वगैरह मिले हुए हैं, जिससे उन लोगों को इस केस को सुलझाने में अब आसानी होगी। और सूजन यहाँ तक की कहानी पढ़ने के बाद नोवेल से एकदम से अलग तरीके से जुड़ाव महसूस करती है और ये नोवेल पढ़ते पढ़ते वो अपने और एडवर्ड के रिश्ते को भी रिकॉल करती है। और उसके बाद वो एडवर्ड को मेल करती है कि वो उससे मिलना चाहती है और वो उस मेल में जो है इस नोवेल की तारीफ भी करती है और वो फिर से जो है नोवेल को पढ़ने लगती है।
अब नोवेल की कहानी में ये होता है कि टोनी को उस कॉप ने जो है एक तस्वीर भेजी है और वो चाहता है कि टोनी इस तस्वीर को देखे और इस आदमी को पहचाने कि क्या ये आदमी उस रात वहाँ पे मौजूद था। और तस्वीर देखने के बाद टोनी को ये समझ में नहीं आती है। टोनी उस कॉप को बोलता है कि वो श्योर नहीं है कि ये वही आदमी है, इसको धुंधला धुंधला सा कुछ याद है, इसके दिमाग में कोई भी साफ तस्वीर नहीं है। तब कॉप बोलता है कि ठीक है, हम उसकी फिंगरप्रिंट्स को जो है मैच कराने की कोशिश कर रहे हैं। तब उसके ठीक कुछ समय के बाद टोनी फिर से जो है कॉप को कॉल करता है और कहता है कि मैं श्योर हूँ ये वही आदमी है। तब वो कॉप जो है टोनी को जो है पुलिस स्टेशन बुलाता है और बोलता है कि तुम आओ और उसको अपने आंखों के सामने देखो और देख करके बताओ कि क्या ये वही आदमी है। और टोनी ऐसा ही करता है। वो जब पुलिस स्टेशन जाता है वो उसको देखते ही पहचान लेता है, क्योंकि ये वही आदमी है जो टोनी को गाड़ी चलाने के लिए बोल रहा था, जो टोनी के साथ आखिरी समय तक था। उसके बाद उससे पूछताछ जो है शुरू हो जाती है, लेकिन वो आदमी खुल करके कुछ भी नहीं बताता। लेकिन कॉप जो है सारी चीजों को फिगर आउट कर लेता है और वो एक दिन टोनी को फिर से बुलाता है और उसको एक वीरान जगह पे लेकर के जाता है। टोनी पूछता है कि हम कहाँ जा रहे हैं। तब वो बोलता है कि मैं तुम्हें एक ऐसे आदमी को दिखाने जा रहा हूँ जिसको तुम पहचानो कि क्या ये आदमी उन लोगों में से एक था जिसके खिलाफ हमें कोई भी सबूत नहीं मिला है, कोई भी फिंगरप्रिंट नहीं मिला है, लेकिन मुझे कहीं ना कहीं लग रहा है कि ये आदमी उसमें इन्वॉल्व था, क्योंकि ये पहले भी ऐसे केसेस में इन्वॉल्व रह चुका है। और टोनी जैसे ही उस आदमी को देखता है वो एकदम से पहचान जाता है, क्योंकि ये वही आदमी है जिसने सबसे ज्यादा टोनी को परेशान किया और ये वही आदमी है जिसने इसकी बेटी और इसकी वाइफ को उठा करके गाड़ी में रखा था। और उस रात जितनी भी हरकतें हुई थी सब इसी आदमी ने की थी और यही था उनके गैंग का लीडर। और इन सारी बातों को सुनने के बाद कॉप जो है उस आदमी को पकड़ लेता है और बोलता है कि तुम मेरे साथ चलो, मुझे तुमसे कुछ पूछताछ करनी है। और उसके बाद जब वो गाड़ी में जा रहे होते हैं तब कॉप बोलता है कि तुम इस आदमी को पहचानते हो। तब वो बोलता है कि नहीं, मैं इसको नहीं पहचानता। तब वो बोलता है कि टोनी क्या तुम इसको पहचानते हो। तब टोनी बोलता है कि हाँ। तब कॉप बोलता है कि इस आदमी को पूरी वारदात बताओ कि इसने तुम्हारे साथ क्या किया है। तब टोनी उसको पूरी बात सुनाता है। ये सारी बातें सुनने के बाद उस आदमी की आंखों में ये दिख रहा होता है कि वो कितना डरा हुआ है, लेकिन वो इस बात को एक्सेप्ट नहीं करता है और बोलता है कि वो टोनी को पहली बार मिल रहा है, वो इसके बारे में कुछ भी नहीं जानता। और उसके बाद वो कॉप जो है उसको उस जगह पे लेकर के जाता है जहाँ पे उन लोगों ने इसकी वाइफ और इसकी बेटी का रेप किया था। और उसके बाद बोलता है कि अब तुम्हें कुछ याद आ रहा है, अब तुम बताओ कि तुमने उस रात क्या किया था। अगर तुम सीधे सीधे बता देते हो तब तुम्हारे लिए ये अच्छा होगा, वरना तुम्हारे लिए बहुत सारी मुसीबतें खड़ी हो सकती हैं। लेकिन फिर भी वो आदमी एक शब्द नहीं बताना चाहता है उस रात के बारे में। उसके बाद कहानी में ट्विस्ट तब आता है जब एक दिन कॉप टोनी को बुलाता है और बुलाने के बाद टोनी को बताता है कि लोग जो है उस आदमी को छोड़ रहे हैं जिस आदमी ने ये सारा काम किया था, क्योंकि उसके खिलाफ कोई भी सबूत हमारे पास नहीं है, ना ही उसके फिंगरप्रिंट्स हैं और ना ही किसी किस्म का कोई भी सबूत है जिसका इस्तेमाल करके हम उसे रोक सके। और उसके साथ साथ वो ये भी बताता है कि उसको भी इस केस से निकाला जा रहा है क्योंकि उसको कैंसर है और वो ज्यादा से ज्यादा 1 साल का मेहमान है। और वो टोनी को ये भी बात बताता है कि वो जानता है कि ये काम उसी आदमी का है जिसको सरकार छोड़ रही है। और तब वो बताता है कि टोनी को किसी बात की फिक्र करने की जरूरत नहीं है, वो उन दोनों लोगों को पकड़ करके अपने अड्डे पे लाएगा और उसके बाद उन दोनों को मार देगा, क्योंकि उसको इस बात का कोई फर्क नहीं पड़ता कि उसके बाद सरकार उसके साथ क्या करेगी, क्योंकि वो सिर्फ 1 साल का मेहमान है और वो चाहता है कि इन लोगों को सजा मिले क्योंकि इन्होंने बहुत ही घिनौनी हरकत की है। और उसके साथ साथ वो ये भी चाहता है कि टोनी भी वहाँ पर आए और ये सारी चीजें वो अपनी आंखों से देखे। और टोनी बोलता है कि हाँ मैं तैयार हूँ, मैं आ जाऊंगा। और होता ऐसा ही है। वो कॉप जो है उन दोनों को पकड़ करके एक घर पे लाता है, उसके बाद उनको बताता है कि अब वो उनको मारने वाला है, ताकि अभी भी वो इन बातों को बता सके कि आखिर उन लोगों ने उस रात क्या किया था। लेकिन उस कॉप की तबीयत बहुत ही ज्यादा खराब होती है, उसको हर एक 2 मिनट पे उल्टी आ रही होती है। तब वो क्या करता है, टोनी के हाथ में गन दे देता है और बोलता है कि उसे उल्टी आ रही है, वो जा रहा है, अगर इन दोनों में से कोई भी भागने की कोशिश करे तो टोनी उन्हें गोली मार दे। और वो उन दोनों की हथकड़ी खोल देता है क्योंकि वो चाहता है कि टोनी इनको गोली मारे और अपना बदला ले, और इसलिए वो टोनी को गन दे करके चला जाता है। और वो जैसे ही वहाँ से हटता है वो दोनों लोग टोनी को धक्का दे करके भागने की कोशिश करते हैं, लेकिन टोनी फिर भी गोली नहीं चला पाता है। तभी वो कॉप अंदर से बाहर आता है और टोनी के हाथ से गन लेकर के एक को मार देता है और दूसरा आदमी वहाँ से भाग जाता है। लेकिन वो कॉप कहीं ना कहीं अभी भी चाहता है कि टोनी उनमें से एक को मारे, इसलिए वो क्या करता है कि टोनी को एक गन दे देता है और बोलता है कि वो जानता है वो आदमी कहाँ गया होगा, और वो टोनी को वहाँ पे भेज देता है और बोलता है कि तुम जाओ, मैं तुम्हारे पीछे जो है गाड़ी से आ रहा हूँ। और टोनी उस जगह पे पहुंचता है और वो आदमी उसको उसी जगह पे मिलता है, और वो जैसे ही वहाँ पहुंचता है उस आदमी को कहता है कि अब मैं तुम्हें मार दूंगा, अब तुम मुझे बताओ कि तुमने उस रात क्या किया था। तब वो आदमी बड़े ही मजे लेकर के वो सारी वारदात बताने लगता है कि किस बेरहमी के साथ उसने इसकी वाइफ और इसकी बेटी के साथ बलात्कार किया और उसके बाद उन्हें मार दिया। और इन सारी बातों को सुनते सुनते टोनी में इतनी हिम्मत आ गई होती है कि अब वो गोली चलाने ही वाला होता है। और उसी बीच में वो आदमी जो है धीरे से अपने पीछे से रॉड निकालता है ताकि वो टोनी को मार सके और वहाँ से भाग सके।
और वो जैसे ही टोनी पर हमला करने की कोशिश करता है, टोनी इसे गोली मार देता है और टोनी के गोली चलाने के साथ साथ वो आदमी जो है टोनी के सर पे रॉड से मार देता है और दोनों नीचे गिर जाते हैं। और उसके बाद टोनी की आंख जो है सुबह में खुलती है जब वो देखता है कि वो आदमी नीचे मरा हुआ पड़ा है और टोनी भी घायल है और उसके पास कोई भी नहीं है, वो कॉप भी नहीं आया है, क्योंकि वो कॉप चाहता था कि टोनी अपना बदला खुद ले और टोनी इस आदमी को खुद मारे, इसलिए वो यहाँ आना ही नहीं चाहता था। और उसने जो सोचा था वैसा ही हुआ, टोनी ने आखिरकार अपना बदला ले लिया। लेकिन उसके बाद जैसे ही टोनी वहाँ से बाहर निकलता है, उसको कुछ दिखाई नहीं पड़ता है। उसके बाद वो हवा में एक फायरिंग करता है और उसके बाद वो जैसे ही जमीन पे गिरता है, एक और गोली चलती है और वो गोली उसके पेट में लग जाती है और टोनी भी वहाँ पे मर जाता है। इस पूरी कहानी को पढ़ने के बाद सूजन जो है एडवर्ड से बहुत ही ज्यादा प्रभावित हो चुकी है और उसका प्यार एक बार फिर जो है एडवर्ड के लिए बढ़ चुका है और वो एडवर्ड से मिलना चाहती है। और तैयार होते समय वो इस बात का ध्यान रखती है कि वो किसी भी किस्म का ऐसा मेकअप ना करे जिससे वो नेचुरल ना दिखे। और तैयार होते समय उसने लिपस्टिक लगा रखी होती है, लेकिन जब वो अपने आप को आईने में देखती है तो वो उस लिपस्टिक को पोंछ देती है, क्योंकि वो एडवर्ड के सामने एकदम नेचुरल दिखना चाहती थी। और उसके साथ साथ वो अपनी एंगेजमेंट रिंग भी उतार देती है। और ये चीज जो है कहीं ना कहीं उस बात को बताती है कि अब सूजन तैयार है एडवर्ड को फिर से एक बार अपनाने के लिए और उसके साथ अपनी जिंदगी फिर से शुरू करने के लिए। और सूजन जो है एडवर्ड के बताए हुए रेस्टोरेंट में पहुंचती है और वो वहाँ पे एडवर्ड का इंतजार कर रही होती है। वो बहुत समय तक इंतजार करती है लेकिन एडवर्ड वहाँ पे नहीं आता है और ये फिल्म यहीं पे खत्म हो जाती है। और इस फिल्म को एक ओपन एंडिंग दी गई है, लेकिन इस फिल्म में कहीं ना कहीं एडवर्ड का वहाँ पे नहीं आना इस बात को बताता है कि एडवर्ड जो है सूजन से बदला ले रहा था और वो 19 साल से सूजन से दूर रहा है और उसने 19 साल लगाए हैं इस नोवेल को लिखने में। और ये नोवेल भी कहीं ना कहीं बदला और रिवेंज पर आधारित है और इसके जरिए वो कहीं ना कहीं सूजन को बताना चाहता था कि वो उससे बदला ले रहा है। वो कोशिश कर रहा था कि वो किसी भी तरीके से सूजन के दिल में फिर से अपने लिए प्यार भर सके और उसके बाद जब सूजन उससे मिलने की कोशिश करे तब वो सूजन को छोड़ दे, उससे ना मिले, ताकि सूजन को इस बात का एहसास हो कि जब आपको कोई छोड़ के चला जाता है जिससे आप मिलना चाहते हैं, जिसके साथ आप रहना चाहते हैं, तब आपको कैसा महसूस होता है। और कहीं ना कहीं एडवर्ड इस चीज को प्रूव करने में सफल होता है। इस फिल्म का टाइटल है नॉकटर्नल एनिमल्स। नॉकटर्नल एनिमल्स का मतलब होता है ऐसे एनिमल्स जो रात में जगते हैं। और अगर देखी जाए तो इस नोवेल की जितनी भी कहानी है, इसमें जितनी भी घटनाएं हुई हैं वो सारी रात में हुई है, चाहे वो एडवर्ड की फैमिली के साथ हुई घटना हो या फिर एडवर्ड ने जब उनको मारा हो तब, ये सारी घटनाएं जो हैं रात में हुई हैं। और उसके साथ साथ सूजन भी जो है रात में नहीं सो पाती थी, इसलिए एडवर्ड उसे जो है नॉकटर्नल एनिमल बुलाता था, इसलिए इस फिल्म का नाम जो है नॉकटर्नल एनिमल्स पड़ा। नॉकटर्नल एनिमल्स एक अमेरिकन नियो-नोयर साइकोलॉजिकल थ्रिलर फिल्म है और इस फिल्म को डायरेक्ट किया है टॉम फोर्ड ने। और इस फिल्म की कहानी जो है टोनी एंड सूजन नोवेल पर आधारित है जिसको ऑस्टिन राइट ने लिखा है। और इस फिल्म में जेक जिलेनहॉल ने एडवर्ड और टोनी का किरदार निभाया है और उसके साथ साथ एमी एडम्स ने सूजन का किरदार निभाया है और माइकल शेनन ने जो है कॉप का किरदार निभाया है। आज के वीडियो में इतना ही। उम्मीद है आपको वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो इसको लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें।